हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में गणित के कुछ फार्मूले और कुछ शॉर्टकट उनके बारे में सीखेंगे। जैसे मान लो पहले गणित के बारे में हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्याएं 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 क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनको एक ही इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। मान लो हमारे पास संख्या दी है। क्या संख्या दी है? 1 2 3 4 5 6 और ऐसे अनंत तक दी हुई है। इसको हम क्या कहेंगे? अनंत। तो यहाँ पर हमारी संख्या 1 से चालू हुई है, तो जहाँ 1 से प्रारंभ होंगी संख्या, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। प्राकृत संख्याएं। अगर इसके आगे हम 0 लगा देते हैं, जब 0 लग जाएगा तो ऐसी संख्याएं क्या बोलेंगी? इन संख्याओं को संपूर्ण संख्याएं या होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्याएं या होल नंबर बोलेंगे। ठीक। अब इसके बाद में मान लो हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। यहाँ हमारा है 0, इधर 1 2 3 और इधर हमारा अनंत तक चला गया। इधर -1 -2 -3, इधर भी माइनस अनंत तक चला गया हमारा। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है क्या? 3 टाइप। पहला टाइप है ये, दूसरा टाइप ये और तीसरा टाइप ये खुद। ये है हमारा सारी ऋणात्मक संख्याएं, ये सारी धनात्मक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। और ये हमारी है शून्य संख्या। शून्य एक स्वयं में संख्या होती है। ठीक। तो इसमें 3 संख्याएं हमारी निकल के आ गई। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन बने कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या का मान क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्याएं बाएं से दाएं ओर जाने पर बढ़ती हैं। संख्याओं का मान बाएं से दाएं ओर जाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पर -∞ से ज़्यादा किसका मान होगा? -3 का। -3 से ज़्यादा किसका मान होगा? -2 का। -2 से ज़्यादा मान किसका होगा? -1 का। इसी प्रकार से -1 से बड़ा कौन है? 0। 0 से बड़ा क्या है? 1। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या का मान किया जाए तो कौन सा होगा? -1। ठीक। और इसी प्रकार सबसे ऋणात्मक संख्या हो गई जो पूर्ण ऋणात्मक संख्या, मतलब अभाज्य, मतलब किसी तरीके से मतलब भिन्नात्मक नहीं, पूर्ण ऋणात्मक संख्या -1 होगी। इसी प्रकार सबसे छोटी क्या पूछा जाए? सबसे छोटी धनात्मक संख्या। सबसे छोटी धनात्मक संख्या तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक। अब इसके आगे यहाँ पर हमने देखा सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या +1। ऋणात्मक संख्याएं, शून्य संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ये 3 संख्याएं। और संख्याओं को बोला जाता है क्या? सम संख्या बोला जाता है। क्या? सम संख्याएं। इसी प्रकार से क्या बोला जाएगा? सम संख्याएं। क्या बोला जाएगा? सम संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? जैसे 2 4 6 8, जो 2 से विभाज्य हो जाए ऐसी संख्याएं सम संख्याएं बोली जाती हैं। ठीक। सबसे सिंपल परिभाषा। विषम संख्याएं
विषम संख्याएं कैसी होती हैं? 1, 3, 5, 7, ये सब विषम संख्याएं हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है संख्याओं में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या तो एक से विभाजित हो। यहाँ पर एक से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है। ठीक, तो एक को अभाज्य संख्या में नहीं गिना जाता। सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे मुख्य बात, एक जो है अभाज्य को कहते हैं प्राइम। अभाज्य को बोलेंगे क्या? प्राइम नंबर में एक को नहीं लिया जाता। एक के बाद आता है हमारा 2। एक के बाद हमारा क्या आता है? एक के बाद आता है हमारा 2। अब 2 देखो, या तो 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से भी स्वयं से भी विभाजित, मतलब 2 से विभाजित हो रहा है। इसके बाद 2 को ना तो तुम 3 से विभाजित कर सकते हो, ना तो 4 से, ना 5, किसी भी संख्या से तुम 2 को विभाजित नहीं कर सकते हो। तो यहाँ 2 हमारी क्या हो गई? सबसे प्रथम। 2 कौन सी संख्या है? सबसे प्रथम। और सम अभाज्य, मात्र एक समअभाज्य, मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। 2 की परिभाषा क्या है? 2 है सबसे प्रथम, सबसे पहले 2 ही संख्या अभाज्य संख्या है किसी भी प्राकृत संख्याओं में। और क्या है? मात्र एक समअभाज्य संख्या है। इसके बाद में 3 भी एक से विभाजित हो रही है, या तो स्वयं से विभाजित हो रही है, 3 भी अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरीके से 5 भी हो गई, 7 भी हो गई। 9 नहीं होगी, क्यों? 9 या तो स्वयं से विभाजित हो या तो एक से विभाजित हो। तो ये स्वयं से भी विभाजित हो रही है, एक से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद क्या आएगा? 11, 13, 17, 19। ठीक, ये सब हमारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इसके पहले कौन सी संख्या है? 2। तो 2 हमारी कैसी संख्या है? समअभाज्य संख्या है। बकाया इसके आगे सारी कैसी संख्याएं हैं? समअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में। अब संख्याओं के बारे में एक चीज और आती है, परिमेय संख्याएं। परिमेय मतलब रेशनल नंबर। ये वही संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पर Q 0 न हो, उन संख्याओं को परिमेय संख्या की संज्ञा दी जाती है। जैसे हमने 2 को हमने क्या लिख दिया? 4/2 लिख दिया, 10/5 लिख दिया। ठीक, 30/15 लिख दिया। यहाँ पर Q की जगह पर क्या है? 2 है, 5 है, 15 है। ये सभी क्या? 0 नहीं है। Q 0 नहीं है। P हमारा क्या है? 4, 10 जो कुछ भी है, P भी हमारा मतलब एक संख्या है पूर्ण। इस तरीके से P/Q जो आएगा वो हमारा 2 आएगा। तो 2 हमारी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। मतलब 2 को हम P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। अतः जो है 2 हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसका √2 कर दें, √2 को हम आराम से P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये संभव नहीं है। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q 0 न हो। ठीक, जहां पर Q एक मतलब चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, एक पूर्ण संख्या हो। P और Q एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। P और Q 0 नहीं होना चाहिए। वहां पर
अगर हम P/Q के रूप में किसी भी संख्या को लिख लें तो वह हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बावजूद अगर हम उसको P/Q के रूप में ना लिख पाएँ तो हमारी वो कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √3 पाई, ठीक, पाई को भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि पाई का मान कहीं कहीं पे पाई/7 दिया होता है जो कि P/Q के रूप में है, लेकिन इसके बावजूद भी पाई को हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ठीक, पाई किसके बराबर होता है, 3.14 के भी बराबर माना जाता है। ठीक, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जीरो संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, इन सारी संख्याओं के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक, अब हम आगे थोड़ी बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। चलो बात करेंगे। मान लो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ एक आयत टाइप का दिया है। मान लो आयत ही दिया है। क्या दिया है, आयत। आयत एक ऐसी चीज होती है, मतलब एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों कोने क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपस की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर मतलब पैरेलल होती हैं। ये हमारा आयत हो गया। मान लो आयत की इस भुजा की लंबाई a है और इस भुजा की लंबाई b। ठीक, तो इस तरीके से अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, ये हमारा आयत है, मतलब आयत जमीन का, इसमें लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। ये लंबा है तो ये लंबाई हो गई, और b चौड़ा है तो b क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं है। क्या, आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है, a है, चौड़ाई क्या है, b है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब इसके मात्रक के बारे में हमको भी जानना है। मान लो लंबाई मीटर में दी है, a मीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई भी मीटर में दी है तो b मीटर चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a मीटर गुणे b मीटर। ठीक, तो क्या किया, a गुणे b गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल क्या आया, AB मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारी लंबाई और चौड़ाई के मात्रक फुट में हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A.B फुट स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो क्या आ जाएगा, A.B सेंटीमीटर स्क्वायर। इंच में है तो क्या आ जाएगा, AB इंच स्क्वायर। किलोमीटर में है तो क्या आ जाएगा, AB किलोमीटर स्क्वायर। किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब इसी तरीके से अगर आगे हम देखें तो हमने ये एक वर्ग बना लिया। वर्ग क्या है हमारा, ये हमारा वर्ग है। वर्ग की पहचान क्या होती है, वर्ग के चारों कोनों पर 90 अंश का कोण बनता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इस भुजा की लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a होगी, इसकी भी लंबाई a होगी और इसकी भी लंबाई a होगी। ऐसी कंडीशन में इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई a गुणे a। मान लो मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, तो a मीटर गुणे a मीटर बराबर क्या हो जाएगा, A.A मीटर का स्क्वायर।
तो ए डॉट ए बराबर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हमको एक बात यहाँ पर और समझ लें, अगर हमको ये वर्ग दिया है, मान लो वर्ग को हम बीचों बीच से काट दें इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पर ये 90 अंश है, यहाँ पर भी 90 अंश है, यहाँ 90 अंश था तो ऊपर 45 हो गया, ऊपर 45 हो गया, यहाँ भी 45 हो गया, यहाँ पर 45 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये एरिया क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो ये इतना एरिया क्या प्रदर्शित कर रहा है, और ऐसे ये वाला एरिया क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये दो अलग अलग समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको, समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहे हैं। ऊपर वाला भी समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है और नीचे वाला भी समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या था, ए स्क्वायर था। अब बिल्कुल बीचों बीच से इसको हमने जब डिवाइड किया तो इसका क्षेत्रफल जब आधा आधा डिवाइड कर, बीचों बीच से डिवाइड कर दिया आधा आधा, तो नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। ऐसे ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2। ठीक, यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ये क्या है, ये वाला है और ये वाला है, यहाँ पर ये वाला है ये वाला है, बाई 2 हो गया। ठीक, तो ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका आधार और जिसका लंब बराबर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 2। ठीक, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अभी बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, आधार या बेस, ऊपर वाले को कहते हैं लंब या परपेंडिकुलर, इधर कहते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो अगर इसमें एक और फार्मूला होता है कर्ण निकालने का, तो कर्ण निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इसका एक फार्मूला होता है। इससे अगर एक दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा फार्मूला क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल निकालने का इसका सबसे सरल फार्मूला क्या होगा, 1/2 लंब गुणे आधार। ये इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा। ठीक, आगे एक ऐसे त्रिभुज की बात करेंगे जो कि हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। कैसा त्रिभुज नहीं है, ये हमारा कैसा त्रिभुज है, ये हमारा है समकोण। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब हम एक ऐसे त्रिभुज की बात करते हैं जो समद्विबाहु है या समबाहु है या कोई अलग का त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, नीचे ये त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज क्या है, ए बी सी त्रिभुज है। ये नीचे हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी। तो यहाँ पर अगर उसकी भुजाओं के मान तुमको दिए हुए हैं, ए दिया है मतलब इसकी लंबाई दी है, ठीक, ये लंबाई दी है, ये भी लंबाई दी है, ये भी लंबाई दी है, तो ऐसी कंडीशन में क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा ये आप समझो। यहाँ पर एक पैरीमीटर माना जाता है, इसको एस बोलते हैं। एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस तरीके से इसका मान निकाल लेंगे। ठीक, उसके
उसके बाद में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अंडर रूट यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एस बी ज्ञात है, ए बी सी सब तीनों ज्ञात हैं। ऐसी कंडीशन में हम आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस फार्मूले का प्रयोग हम समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, जिसका हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, और ऐसा समकोण त्रिभुज है, मान लो एक और सरलतम भाषा में बोल रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज की मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक, मतलब लंब भी ए है और आधार भी है ए। तो इसका कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 तो अंडर रूट अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर है, अगर अंडर रूट में ए गुणे ए लिखा हो तो उसको बाहर सिर्फ ए लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट 3 में ए गुणे ए लिखा हो तो उसको बाहर ए लिख सकते हैं। अंडर रूट 4 लिखा हो तो ए गुणे ए लिखा हो तो उसको बाहर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए की पावर 1/4 और अंदर ए गुणे में जब 4, तो क्या करेंगे ए की पावर 4 गुणे 1/4। ऐसी कंडीशन में क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया, क्या कर्ण आ गया अंडर रूट 2a, ठीक। तो यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एस निकालेंगे, ठीक, एस निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2a प्लस ए, ठीक। तो क्या हुआ, अंडर रूट 2a प्लस 2a, ए कॉमन ले लिया बाहर, 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक, बटे 2, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, एरिया एस हो गया। अब हमको निकालना है एस माइनस ए। निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a प्लस अंडर रूट 2a बटे 2 माइनस ए। तो क्या करेंगे, 2a प्लस अंडर रूट 2a माइनस 2a बटे 2। तो s माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2a। ऐसे ही हो जाएगा s माइनस बी हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट a। ऐसे हो जाएगा s माइनस सी, जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस अंडर रूट 2a बटे 2 माइनस अंडर रूट 2a। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस अंडर रूट 2a माइनस 2 अंडर रूट 2a बटे 2। यहाँ से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2a प्लस, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस अंडर रूट 2a बटे 2। ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा s माइनस सी। ये वाली भुजा हमने c मान ली, ये a मान ली, ये b मान ली। तो s हमारा निकल के इतना आ ही गया है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेल्टा बराबर s का मान रखा, 2a प्लस अंडर रूट 2a बटे 2, फिर ये s माइनस ए का मान रखा 1 बटे अंडर रूट 2a, s माइनस बी का मान रखा 1 बटे अंडर रूट 2a प्लस 2a माइनस अंडर रूट 2a बटे 2। तो ये आपस में जब गुणा हुए तो क्या हुआ, इनकी आपस में जब गुणा हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बटे 4 गुणे
इनकी आपस में हमने गुणा कर दी, क्या हुआ ए स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हुआ 2a स्क्वायर बटे 4 गुणे ए स्क्वायर बटे 2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर तो क्या बचा ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर बटे 4 को हम लिख सकते हैं बटे 4, तो क्या बचा ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर बटे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 निकाल लिया हमने, क्या आ गया ए स्क्वायर बटे 2। ये हमने एक तरीके से तुमको सिद्ध करके दिखा दिया। ये वीडियो यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।